हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण जिसके 8वें अध्याय की चर्चा करने वाले हैं और 8वें अध्याय का नाम है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। दोस्तों, यह अध्याय में खास तौर पर अमेज़न नदी का जो बेसिन है उनके बारे में चर्चा की गई है, वर्षा वन के बारे में जिक्र किया गया है और खास तौर पर हमारे भारत के गंगा नदी बेसिन के बारे में भी डीपली इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन आज मैं आपको अमेज़न नदी के बेसिन के बारे में बात करने वाला हूं। ओके, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, यह अध्याय में पेज नंबर 55 से 57 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए तकरीबन 12 से 15 एमसीक्यू क्वेश्चन ऐड करते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। एक बार लास्ट तक देख लीजिए तो सही, बाद में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा। ओके, और जो स्टूडेंट्स उनका एक सपना है कि वो क्लास 1-2 ऑफिसर बने, तो दोस्तों यह वीडियो वर्ल्ड जियोग्राफी की दृष्टि से आपको देखना ही चाहिए। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण। आज 8वें अध्याय की चर्चा करने वाले हैं। 8वें अध्याय का नाम है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। आज हम अमेज़न बेसिन में जीवन और वर्षा वन की बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यह अध्याय के शुरुआत में एक वार्तालाप दिया गया है, एक संवाद दिया गया है और संवाद के जरिए यह हमें अध्याय में किस तरह हम प्रवेश कर सकते हैं उनके बारे में एक एग्जाम्पल है। तो चलिए स्टार्ट करें। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। रेणुका बहुत उत्साहित थी क्योंकि तकरीबन 4 महीने के बाद उनके चाचा श्रीकांत जी आज घर पर थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। क्या रेणुका के चाचा श्रीकांत एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे और वे बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया था, यानी कि जब रेणुका छोटी थी तो उनके चाचा श्रीकांत जी ने प्रकृति संबंधी पुस्तकें खरीदकर रेणुका को पढ़ने के लिए दी थी। इसीलिए उनकी रुचि यह प्रकृति संबंधी पुस्तकों में पैदा हो गई थी। दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। श्रीकांत जी यानी कि रेणुका के चाचा बोलते हैं कि रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से है, कुछ बर्फीले प्रदेशों से है, कुछ गर्म वर्षा वनों से है। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। तो यह तस्वीर दिखाते हुए श्रीकांत जी ने कहा कि रेणुका, यह तस्वीर में आप देख सकती हो कि कुछ लोग शुष्क रेगिस्तान से है, कुछ बर्फीले प्रदेशों से है, तो कुछ गर्म वर्षा वनों से है। तो मैं यहाँ पहचानने की कोशिश करता हूँ, यह शायद साउथ अफ्रीका के हो सकते हैं। यह रेणुका हमारे इंडियन, तो यहाँ पर भी हमारे इंडियन है। यह ब्रिटेन के हो सकते हैं और यह शायद ऑस्ट्रेलिया के हो सकते हैं। ओके, वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है, श्रीकांत चाचा ने कहा। श्रीकांत चाचा ने क्या कहा कि वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। दोस्तों, श्रीकांत जी ने रेणुका को क्या समझाया कि उनके बच्चे शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं
एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना भी सीख जाते हैं। तो दोस्तों अध्याय 8, 9 और 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। दोस्तों यह शुरुआत में एक आरंभिक दिया गया है। यह टॉपिक रेणुका और चाचा श्रीकांत के बारे में संवाद के जरिए हमें यह अध्याय में क्या सीखना है वो समझाया गया है। तो यह अध्याय 8, 9 और 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न रिवर का जो बेसिन है वहां पर कैसा जनजीवन है, तो देखो अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। चित्र 8.2 इमेज में आप देख सकते हैं और यह मानचित्र में अमेज़न बेसिन का जो एरिया है वो हमें यहाँ दर्शाया गया है और कौन कौन सी सहायक रिवर अमेज़न रिवर को मिलती है वो भी हमें यहाँ दर्शाया गया है। और यह दोस्तों अमेज़न रिवर बेसिन किस महाद्वीप में है, तो याद रखना दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर? दक्षिण अमेरिका में। तो ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। क्या? जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूं कि यहाँ मैप में जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है उत्तर और नीचे वाला हिस्सा है वो है दक्षिण। तो यहाँ पर है 10 डिग्री उत्तर और यहाँ पर है 10 डिग्री दक्षिण। तो यहाँ बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश। और अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। यहाँ पर देखिए जो यह अमेज़न रिवर है वो इसी प्रदेश से होकर गुजरती है, ओके, बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। तो यहाँ कौन सी दिशा पूर्व है, कौन सी दिशा पश्चिम है? तो पहले तो ये देखिए, ए है पूर्व, ए है पश्चिम। और यहाँ जो अमेज़न रिवर है वो पश्चिम में पर्वतों से निकलकर, यानी कि यह पश्चिम में यहाँ पर्वतों से निकलती है और पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है? तो आगे बढ़ते हुए यह पूर्व में अंध महासागर में जाकर मिल जाती है अमेज़न रिवर। तो पहला क्वेश्चन, भूमध्य रेखीय प्रदेश किसको कहते हैं? बताइए, भूमध्य रेखीय प्रदेश किसको कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के वाले जो पोर्शन है, भाग है, उसे कहा जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो सही आंसर है ऑप्शन डी कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है, ओके। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एक स्थान पर कोई एक नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है। यह चाहे दोस्तों एक बड़ा सा सरोवर भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है। तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। दोस्तों अमेज़न बेसिन में अमेज़न जो प्रमुख नदी है वो तो है ही, लेकिन तकरीबन 1000 के करीब जो सहायक छोटी या बड़ी नदियां हैं वो भी अमेज़न में मिल जाती है। और यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। यानी कि किन किन देशों से यह नदी अपवाहित होती है? तो याद रखना, सबसे पहले तो यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के कुछ छोटे भागों से अपवाहित होती है। आंसर बताइए। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है नदी का मुहाना।
सही आंसर है ऑप्शन बी। और क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी कि यह टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन रखा गया है कि भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो मैंने गूगल पर सर्च किया और पाया कि तकरीबन 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यह 13 देशों के नाम भी याद रख लीजिए कि भूमध्य रेखा 13 देशों के माध्यम से गुजरती है। और 13 देश के नाम है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। दोस्तों, इनमें से हमारे एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश है? तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, यह दोस्तों हमारे एशिया महाद्वीप में है। तो एक बार फिर से पढ़ लो कि भूमध्य रेखा 13 देशों के माध्यम से गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। आंसर बताइए। भूमध्य रेखा कितने देशों के माध्यम से गुजरती है? सिंपल सा क्वेश्चन। भूमध्य रेखा 13 देशों के माध्यम से गुजरती है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश के माध्यम से नहीं गुजरती है? तो यहां मैंने आपके सामने 13 देशों के नाम रखे। इनमें से एक देश ऐसा है जिसका नाम मैंने आपके सामने नहीं लिया। तो बताइए भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश के माध्यम से नहीं गुजरती है? तो यह कोलंबिया नाम आया, युगांडा आया, केन्या भी आया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारे मकर वृत्त वाले भाग में है, भूमध्य वाले भाग में नहीं है। आपके पास यदि वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमारे मकर वृत्त के नीचे है। ओके, तो यह भूमध्य रेखा ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरती है। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी कि हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो दोस्तों, यह अमेजन रिवर का नाम कैसे पड़ा वो एक यहाँ हमारे लिए जानने वाली बात दी गई है। एक बार फिर से पढ़ लो कि आखिरकार अमेजन रिवर का नाम कैसे पड़ा। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी कि हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी और इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। और शब्दावली में सहायक नदी एक शब्द आया। तो सहायक नदियां किसको कहा जाता है? यह छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। क्या? सहायक नदियां छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा तो जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह याद रख लीजिए कि अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। एक बार फिर से यह शब्दावली को समझ ले। सहायक नदियां यह छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी नदी का बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है अमेजन का। सही आंसर ऑप्शन बी। आगे जलवायु की बात करें। जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। मैंने आपको समझाया कि अमेजन बेसिन है वो भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण यह दोनों के बीच यह अमेजन बेसिन फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहां गर्म एवं नम जलवायु रहती है। दोस्तों, यहां अमेजन बेसिन के आसपास के क्षेत्र में किस तरह की जलवायु रहती है वो हमें समझाया गया है और समझने वाली बात भी है कि पूरे वर्ष यहां गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहां का मौसम दिन
एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। अब मुझे समझ में आया कि जब मेरे यहाँ मानसून की सीजन स्टार्ट होती है तो मेरे बदन पर, मेरे शरीर पर यह चिपचिपाहट क्यों महसूस की जाती है, यानी कि जो चमड़ी है वो चिकनी लगती है। इसकी वजह है यह गर्म एवं आर्द्र मौसम। ओके, तो देखो, जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है और यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। क्या? अमेज़न बेसिन के क्षेत्र में लगभग प्रतिदिन बारिश होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, यानी कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। आंसर बताइए। अमेज़न बेसिन और प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 2, 3 3 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो गैस करना है। तो बताओ कौन कौन से कथन सही है, पढ़ो। ओके, अमेज़न बेसिन मकर रेखा के आसपास फैला है, सही या गलत? गलत, क्योंकि अमेज़न बेसिन है वो भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। मैंने आपको बताया 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री पश्चिम, ओके, उत्तर दक्षिण। ओके, तो यह कथन गलत। पूरे वर्ष यहां गर्म एवं नम जलवायु रहती है, इसीलिए तो यह शरीर कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। ओके, तो यह कथन भी सही। इस प्रदेश में बारिश कभी कभी ही होती है, नहीं, हर रोज बारिश होती है, प्रतिदिन बारिश होती है, यह कथन भी गलत है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 नंबर का कथन सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे वर्षा वन की बात करें। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। अमेज़न बेसिन के क्षेत्र में सघन वन देखने को मिलते हैं। चित्र 8.3 यह अध्याय में दिया गया है और यह वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो कि यह वर्षा वन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से परजीवी पौधा कौन सा है? निम्न में से परजीवी पौधा कौन सा है? तो एक तो ऑर्किड परजीवी पौधा है, ब्रोमीलायड यह भी परजीवी पौधा है। तो आंसर बन जाता है ए और बी दोनों सही आंसर है ऑप्शन डी। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुक्कन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ऐसे पक्षी यहाँ अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। वर्षा वाले वन में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो याद रखना कि वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है और टुक्कन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ऐसे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। आंसर बताइए। वर्षा वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें गैस करना है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। 2 सेंटेंस है, चलो पढ़ो। यहाँ सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यह वर्षा वन है, सघन वन, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। पहला सेंटेंस सही।
वर्षावन और भारत में पाए जाने वाले पक्षियों बिल्कुल समान होते हैं। गलत, क्योंकि वर्षावन में जो पक्षी पाए जाते हैं और भारत में जो पक्षी पाए जाते हैं वो बिल्कुल असमान होते हैं। तो यह कथन गलत है और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो केवल 2 नंबर का जो सेंटेंस है वो गलत है। आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। प्राणियों की बात करें तो प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर, इमेज में आप देख सकते हैं यह चींटी खाने वाला टैपिर है, वो यहाँ वर्षा वाले वन में पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं जो यहाँ अमेज़न में पाई जाती है। और एनाकोंडा सांप बहुत बड़ा सांप होता है, वो कहाँ देखने को मिलता है? अमेज़न रिवर में देखने को मिलता है। और यह बड़े बड़े मगरमच्छ और हमारे जैसे इंसानों को भी यह निगल जाता है। तो याद रखना, प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। और टैपिर का चित्र दोस्तों यह अध्याय में चित्र 8.4 में दिया गया है। टैपिर का चित्र इमेज में आप देख सकते हैं। आंसर बताइए, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर कहाँ पाए जाते हैं? यह वर्षावन में पाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए। और इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती है। क्या यह मांस खाने वाली एक मछली है जिसका नाम है पिरान्या मत्स्य? इमेज में आप देख सकते हैं। तो यह मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न रिवर में पाई जाती है। और इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। मैंने आपको बताया कि अमेज़न बेसिन है, वहां कौन कौन से वनस्पतियां पाई जाती है, कौन कौन से पक्षी देखने को मिलते हैं, कौन कौन से प्राणी या इसी तरह के छोटे बड़े जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो याद रखो, इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती है। और इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां किस नदी में पाई जाती है? तो यह पिरान्या मत्स्य मांस खाती है और यह मछली पाई जाती है अमेज़न रिवर में। सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों यह अध्याय अभी बाकी है। कल वाले वीडियो में हम यह अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है और अमेज़न रिवर बेसिन आपके दिमाग में बैठ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी अध्याय में। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।